पहले अपन ने देखा कंडक्टर्स, वी सॉ इंसुलेटर्स, वी डिस्कस्ड अबाउट समथिंग लाइक द एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड, जो कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट ओवरलैप होती है. इंसुलेटर्स में देयर इज अ ह्यूज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द, कौन सा शेल था वो ऊपर वाला, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, नाउ सेमीकंडक्टर्स में क्या सीन रहता है? सेमीकंडक्टर्स में द एनर्जी गैप इज देयर बट इट इज लेस, not as high as compared to insulators, not as less as compared to conductors. तो सेमीकंडक्टर्स तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करेंगे, बट स्पेशल कंडीशंस में ये कंडक्ट करना शुरू कर देंगे. ऐसा. लेट अस सी सेमीकंडक्टर्स. Simple. They will have conductivity between the range 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 per ohm per meter. Simple. This is the definition of your semiconductors. Okay. Abhi, let us see how does this conduction occur in semiconductors. The very famous semiconductors you already know are germanium and silicon. ठीक है. Now their conductivity depends on temperature and addition of impurity. अभी आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा अबाउट डिफेक्ट्स. ठीक है, एक डिफेक्ट में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी देखा था. ठीक है, नाउ दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट ना, ये हम लोग यूज करेंगे सेमीकंडक्टर्स को कंडक्ट कराने के लिए इजीली. ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन अभी. बट अभी ये देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में. जैसे हम लोग ने देखा है टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा और एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी पे. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी. ये देखो, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड इज फुल, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. दिस एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप इज लेस, नारो. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है ना बेटा, is not sufficient enough to send your electrons from the valence bond to the conduction bond. इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है. ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो my electron can jump from the valence band to the conduction band. Once my electron jumps from valence band to conduction band, the material starts conducting. Simple as that. ठीक है, this will result in the conduction of electricity. बट अगर कंडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजने पड़ेंगे फ्रॉम माय वैलेंस बैंड टू माय कंडक्शन बैंड. ओके, अभी सेमीकंडक्टर्स का टाइप होता है एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज टेकिंग प्लेस थ्रू देम, ये इसका प्रोसेस अपने को देखने का है. ओके, अच्छा, what are the types of semiconductors now? Intrinsic and extrinsic, two types. Now what is intrinsic semiconductor? Now, semiconductors which can conduct electricity in their pure form. But what do I mean by pure form? Pure form बोले तो उसका original state, no impurity added. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि we will add impurities to enhance the conductivity of the semiconductors. So two types of semiconductors, intrinsic and extrinsic. Intrinsic semiconductors are those semiconductors which do not need any addition of impurity. They can conduct electricity on their own in their pure state. It is just that they need some extra energy. ठीक है, they need some extra energy. Abhi, this we all know that at room temperature the conductivity is going to be very low, so we will need external energy. ठीक है, अभी जर्मेनियम और सिलिकॉन,
जर्मेनियम और सिलिकॉन ना बेटा एट रूम टेम्परेचर ना दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, मतलब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट बहुत कम, वेरी लेस बेटा, जो अपने को चाहिए रहता है उस लेवल पे कंडक्ट नहीं करेगा, बहुत कम करंट पास होगा इसमें से, ठीक है। बट अगर मुझे जर्मेनियम और सिलिकॉन को अच्छा कंडक्टर बनाना है देन आई विल हैव टू डोप देम। डोपिंग इज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ओके। वेल आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल, काफी लोग को ये पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग को इसमें रहेगा, क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आया रहेगा आप लोग को, इफ पीपल हैव टेकन वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, उसमें शायद ये आपने पढ़ा होगा डोपिंग एंड ऑल, पढ़ा हाँ है ना? सर। हाँ हाँ, हर्षल बोलता है हाँ। सर, ऋषिकेश है। यू आर ऋषिकेश, ओके, ऋषिकेश बोलता है हाँ। ये क्षेत्रज्ञ को तो हमेशा आवाज ही ब्रेक होता रहता है, पता नहीं क्यों। So most of you all know about it. For the people who don't know, germanium and silicon, they are good conductors at room temperature. Sorry, they are conductors at room temperature, not very good conductors. ठीक है? पिछले साल semiconductor chapter था physics में. अरे very good. So I can skip this part. So I can at least be fast in this part because you already know what I'm talking about. And then I'm going to do P type, N type. ये सब आपको पता होगा, right? Whole creation, and then conduction because of electron. Acha. Now this is what I just said. When we are adding a small amount of impurity to an intrinsic semiconductor and we are converting into an extrinsic semiconductor, that process is called as doping. ठीक है बेटा? Intrinsic semiconductor को ढोप करके हम लोग extrinsic semiconductor बना देते हैं. Simple as that. उसका conductivity बढ़ जाता है. As simple as that. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम को हम लोग डोप करेंगे विद आर्सेनिक, इट बिकम्स अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी ये डोपिंग भी अलग अलग टाइप का रहता है, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। लेट अस सी हाउ इज दिस कंडक्टर बीइंग कन्वर्टेड, ठीक है। सो डोपिंग विल बी डन इन टू वेज। वन, एक हम ऐसा एटम ऐड कर सकते हैं व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, एटम विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इम्प्योरिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोले तो अभी व्हेन आई टॉक अबाउट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, so they'll make 4 bonds. Now what if I add a atom which has 5 electrons? तो वो 4 bonds तो बनाएगा पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, राइट? ऐसे अगर मैंने बहुत सारे एटम्स ऐड कर दिए तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे they will help in the conduction in your semiconductor. दूसरा केस, if I add a element, for example aluminium, just for an example, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएगा वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन को 4 बॉन्ड्स बनाने का है, मैंने एल्यूमिनियम से डोप कर दिया तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक प्लेस खाली हो जाएगा। तो जहां पे वो बॉन्ड नहीं बना रहा है वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। वो होल को फिल करने के लिए बाजू वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उधर। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जिसके पास से जंप होके आया वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे वो होल को फुलफिल करने के लिए दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग विद इन द क्या बोलते हैं सिस्टम, एंड फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट कंडक्शन। तो इस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो एन टाइप और पी टाइप मैंने ओवरऑल बताया, अभी आगे देखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है वो, ठीक है। And I am guessing everybody knows this, what I just said, and that is why you will not be having much doubts. Okay, अच्छा, so let us see what will happen when we dope it with electron rich impurities, ठीक है। अभी सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 का है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, okay। Now when silicon is doped with phosphorus or arsenic, its conductivity will increase, ठीक है। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज योर सिलिकॉन का बॉन्ड, दिस इज योर इस तरीके से सिलिकॉन बॉन्ड बनाता है।
ये रेड वाला जो है ये सिलिकॉन एटम है, ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। मतलब क्या, इसकी जगह एक्सटर्नल फॉरेन एटम डालना, इसकी जगह कोई एक्सटर्नल फॉरेन एटम डालना, सब कुछ एटम्स को replace करेगा। अभी यही स्ट्रक्चर इसमें कंटिन्यूस रहता है। दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स इट इज शेयरिंग 4। अभी देखो मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट इसके अंदर ढोप, एक यहाँ पे जो मेरा क्या बोलते हैं सिलिकॉन एटम था, जगह मैंने यहाँ पे ग्रुप 15 का एलिमेंट फॉस्फोरस, ठीक है, एलिमेंट डाल दिया। ग्रुप आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। बहुत ब्रेक हो रहा है, क्यों? अभी नहीं ब्रेक हो रहा है? अभी ब्रेक हो रहा है? नहीं सर। मैंने कुछ नहीं किया। अभी कैसे ब्रेक किया? कर्सर माउस का कर्सर मत हिलाओ। क्या बोल रहे हो बेटा? वो माउस का कर्सर जब आप हिला रहे हो तभी ब्रेक हो रहा है। अच्छा, माउस का कर्सर हिलाता तभी ब्रेक होता है। Weird हाँ, technology, man. This Zoom we should not use. We should ban Chinese products. But that's okay. Let us continue. So I'll not use the cursor. Whenever I'm talking about from the screen, I will name the atom, blue atom, red atom, and green electron. तो वैसे आप लोग ध्यान देना, ठीक है? So अभी देखो बेटा, वो जो ब्लू एटम है वो है फॉस्फोरस या फिर ग्रुप 15 का एलिमेंट है। उसके पास बेटा देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, बट आजू बाजू में क्या है, सिलिकॉन एटम्स है, तो वो लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोग 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा। अभी देखो आगे क्या होता है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनाया, 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद देखो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं है, वो साइड में देखो एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा बहुत सारा इसके अंदर एटम्स होगा और ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So these free electrons will constitute for the conductivity of this intrinsic semiconductor. Okay? They're having 5 valence electrons. After forming the 4 covalent bond, 1 electron is this red color जो उसने highlight किया अभी, it is excess electron. This excess electron, it is not involved in bonding. ठीक है? It is delocalized. Delocalized मतलब उसका कोई पोजीशन नहीं है, वो फ्री है उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ डोप करेंगे तो हम लोग को एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ क्या बोलते हैं करंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। Everybody should, or anybody has any question, please ask before I move on to electron deficient impurities or p-type semiconductor. I hope my voice is not breaking now. People, human, non-human, everyone present in the class. Anybody, any doubt? अभी भी ब्रेक हो रहा है। So I am assuming everybody has understood. So I can move towards p-type semiconductor then. ठीक है, अभी सिलिकॉन कल्चर में by group 13 एलिमेंट का डोपिंग से। Okay, hold on. बोलता है बोला था आदित्य सबकाले। आदित्य प्लीज स्विच ऑन योर माइक। आदि, हेलो, हाय आदि, हाउ आर यू बेटा? हेलो आदित्य, आवाज ब्रेक हो रहा था। रे भाई अभी तो आ रहा बरोबर। हाँ तो अभी देखो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है बेटा आपको? हाँ ये स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, ठीक है। जो भी रेड एटम्स मेरे को दिख रहा है ना, वो सब सिलिकॉन का एटम्स है, ठीक है। सिलिकॉन एटम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा? 4। तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। 4 बॉन्ड। तो उसका पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देख बेटा, सब जगह वो सर्कल दिख रहा है ब्लू कलर का, सर्कल नहीं है सॉरी, ओवल शेप।
वो बॉन्ड हाँ। है उसका। अभी वो ब्लू कलर का एटम दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ठीक है, हाँ हाँ वो है अपना फास्फोरस। ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट मैंने डोप कर दिया, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड किया है, उसके अंदर ना 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी उसका 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आजू बाजू का सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना लेगा, बट उसका 5वां इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा, वो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, हाँ क्योंकि बॉन्डिंग के लिए एटम ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा एटम्स रहेगा फास्फोरस का जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है। अब ये जो हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेगा सब्सटेंस का, हाँ हाँ सर। राइट। तो अब ये हाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, इसलिए अपन इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बेटा आदित्य, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, एनी वन ऑफ दिस फ्रॉम ग्रुप 13। अभी ग्रुप 13 मतलब लास्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लुक एट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगेन। Now I am doping this atom with a group 13 element. Group 13 element बोले तो आजू बाजू के सिलिकॉन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अरे बट what about the 4th bond? What about the atom which is besides this and not making 4 bonds? ठीक है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है, दिस इज अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन वैकेंसी हो गया इस पॉइंट पे। तो ये बाजू में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सिलिकॉन का, ये वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है, ये देखो ऐसे। अब इसने यहाँ पे जंप किया तो जहां से वो जंप हुआ वहां पे होल क्रिएट हो गया, तो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन फिर उधर जंप करेगा, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना हम लोग इसके अक्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और ऐसा करके ना इलेक्ट्रॉन होल्स बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स उसको फिल करता जाएगा। सो यहाँ पे सी ना, द करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ पॉजिटिव होल्स व्हिच आर क्रिएटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। See, I am purposely going a bit fast because I'm assuming that you have already done this. But in any case, if anybody has any doubt, you are supposed to ask me at that very moment. Okay? Okay. Tanmay, switch on your mic. Just talk. Yes, sir. मैं Hello. यहाँ तक समझा बेटा? अपने पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। अभी हाँ। अपन ग्रुप 13 का एलिमेंट लेकर के उसको डोप करने वाले हैं। व्हाट इज डोपिंग बेटा? डोपिंग इज द एडिशन Impurity ऑफ, adding करने का। वेरी गुड, इट इज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, राइट। तो अभी मैं ग्रुप 13 का इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ। ग्रुप 13 का एलिमेंट मतलब उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, Yes. 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अभी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग, इसका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में देखो, ये रेड एटम को रिप्लेस करके मैंने ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल दिया, ठीक है, ग्रुप डाल दिया। भी Yes, sir. ये ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है, ये आजू बाजू का सिलिकॉन एटम्स का 3 एटम्स का तो बॉन्ड बना लेगा, बट चौथे एटम हाँ। के साथ बॉन्ड बनाने के उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, है ना। हाँ। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए बाजू वाला इलेक्ट्रॉन उधर खुद ही मारता है, उधर जंप करेगा। जब भी वो जंप करेगा, वो जिस पोजीशन से जंप किया वहां पे भी होल क्रिएट हो जाएगा। अभी देखो, Yes. देखने को मिलेगा तुमको, देखो ग्रीन इलेक्ट्रॉन उधर जंप किया तो जिस देर से वो जंप किया उधर वैकेंसी क्रिएट हो गया। हाँ। अभी ऐसा स्ट्रक्चर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दीस पॉजिटिव होल्स व्हिच आर क्रिएटेड। तो अब एक और इलेक्ट्रॉन जंप किया, दूसरी जगह होल हुआ, फिर वहां पे होल हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगता है। तो बिकॉज ऑफ दीस पॉजिटिव होल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन द स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग मतलब करंट फ्लोइंग, and that is why we are calling it as p-type semiconductor, because current is flowing because of the positive type holes. Thank you, sir. Understood बेटा? मैं समझा ना बच्चे? If you want. It's okay, it's okay. Don't unmute your mic. I understand.
ठीक है, I am assuming that you have understood and right now you are being you are having a good time with your parents. So let's move ahead. Now this is important. Let us see the effect of temperature on electrical conductivity. ठीक है. Now electrical conductivity of metals, it will decrease with increase in temperature. Normal metals की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसा क्यों होएगा बेटा? Why will the electrical conductivity of metals decrease with increase in temperature? तो हम लोग temperature increase करेंगे किसी भी metal का. I'm not talking about semiconductors right now. I'm talking about normal conductors. In normal conductors, if I am increasing the temperature, if the conductivity decreases, the ability to flow decreases. Anybody wants to क्या बोलते हैं, take a shot at this, that why this is happening? Anybody in the class? ऐसा क्यों होता है? ये हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में. कौन बताएगा? साहिल, राहुल, तन्मय, आदित्य बोल रहा है. आदित्य बोलता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अरे तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो करंट तो इंक्रीज होना चाहिए ना. बट यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देख, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू अलाउ करंट टू पास थ्रू इट. अरे पांडे जी लिखते हैं E1 डिवाइडेड बाय @t. अरे भाई, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तब. वेरी गुड सौरभ. सौरभ इज राइट. ठीक है, सौरभ इज सेइंग व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वो जो आयंस रहता है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर कोलिजन्स, योर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. मेरा जो पॉजिटिव आयंस है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. once they are vibrating, the flow of electrons is having more resistance. Very good. Temperature is directly proportional to resistance, not क्या बोलते हैं, current. Yes, Aryan. Yes, Nikki. Very good, Om. ठीक है guys, समझा? Why does the electrical conductivity of metals decrease with increase in temperature? Yeah, molecular vibration will increase and will obstruct the flow of electrons. Excellent, Omkar. Very good. This is how you explain it. This is how you will write it in the exams. ठीक है? Because of flow of free electron. Okay. ठीक है? Good. So you guys know why is the electrical conductivity decreasing. Now this is for normal conductors I was talking about. What will happen in semiconductors? Semiconductors में देखो क्या सीन है. Semiconductor होता बेटा, it increases. In semiconductor, conductivity increases. Anybody would like to take this call, that why the conductivity is decreasing in conductors but increasing in semiconductors? Harshal बोलता है just opposite. Life is not that easy, beta. You have to explain it. तुम्हारे चक्कर में मेरा चाय ठंडा हो गया. बालाजी, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाता है. वेरी गुड बालाजी. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजी. वेरी गुड पांडे जी. Good. Let us see. Ajo. In metallic crystals, what is happening? If they are ions, they are embedded in a sea of electrons. Remember, metallic bonding में हमने ऐसा सीखा था. What is metallic bonding? Metal ions are embedded in a sea of electrons. Free electrons के बीच में metal ions रहता है. ऐसा metallic bonding होता है normal metals में. Room temperature पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहता है. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. they are flowing in one direction means current is flowing. ठीक है.
and the atoms are only vibrating. But when we increase the temperature, this vibration also increases. Because of the increased vibration, I get more resistance to the flow of electron. Okay, electron movement is hindered, and that is why the conductivity will decrease with increase in temperature in your normal conductors. I hope everybody has understood this concept. Semiconductors have negative temperature coefficient resistance NTC. Very good, Omkar. Yes. फ्लो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. ठीक है, मैं ना मेरे को ना चैट स्क्रीन्स का साइमल्टेनियसली दिख नहीं पा रहा, तो मैं आपके आंसर्स ना कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पा रहा, तो बीच बीच में चैट स्क्रीन देख लेता हूँ. Anybody has to say anything, you can anytime mute and say. ठीक है, so that is why we have kept this. Otherwise अगर मैसेज ही करना होता तो फिर we had other options also. What is happening in semiconductors? Energy gap very small. Slight increase in temperature, your या फिर electrons will start going from valence band to your conduction band, right? But low conductivity. But if I increase the temperature further, now ये point पे ये जो situation आपके सामने है, ऐसे conductors को हम लोग semiconductors बोलते हैं. ऐसे conductors को we call it as semiconductors. Okay, but silicon and germanium. होते ये बंद हो. ठीक है guys, small gap in valence bond and conduction band. So as you increase the temperature, the number of electrons from क्या बोलते हैं starts increasing. हेलो क्लियर हुआ सबको? सर, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. कौन बोल रहा है? Yes, sir. ब्रेक हो रहा है? क्यों ब्रेक हो रहा है? अरे because I was moving the cursor on the screen. ठीक है, अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ सर, क्लियर है, पर पता है आपने कुछ किया नहीं. मैंने क्या Who is this smart fellow? So this beautiful क्या बोलते हैं topic ended. We are moving towards the last topic of our chapter, magnetization of materials. ये मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कैसे हो रहा? Magnetization we are going to see in our solids. It's as simple as that. Now I know that most of you all are aware of diamagnetic substances, paramagnetic substances and ferromagnetic substances. ये वर्ड सुना है सबने? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सुना है बेटा? क्या लिखूटा क्यों? ओम क्या बोल रहे हो बेटा? कूल. तो अभी ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो है ना, ये कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑल. ठीक है, अब ये सब हम लोग ये पार्ट में कवर करेंगे. तो दिस विल कंक्लूड द चैप्टर. ठीक है, लेट अस सी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, these electrons are roaming in a mast oval orbit around the nucleus. Now electrons in these orbits are revolving as well as rotating. They are spinning. ठीक है, besides revolving they are rotating also. Because of this they have some magnetic moment. अर्थ के जैसा है. ठीक है, तो
also has magnetic moment. अपना nucleus also has a magnetic moment. Rotate क्यों हो रहा है बेटा? Rotate is spinning across its own axis. ठीक है? Centrifugal force, centripetal force, ऐसे कितने सारे forces इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं. ठीक है? There is potential energy, there is kinetic energy, there is thermal energy. कितना सारा energies है उसके ऊपर, right? Vibrational energies. So the sum of all these energies is having because of these motions and all which is there in the electrons. So because of this rotation, because of this revolution, these electrons are having क्या बोलते beta, as I said, this is absolutely similar to your solar system. जैसे हम लोग का earth is rotating and revolving under the gravitational field of the sun, उसी तरीके से the centripetal force acting on the electron from the nucleus forces the electrons to revolve around the nucleus and rotate about its own axis, rotating about its own axis because of its magnetic moment. Okay, पांडे अभी तो बताया मैंने रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है. Because of this centripetal force, my electron is revolving around the nucleus. Om, is this clear? Useless. बेटा ओम ना तुम ना स्पीकर ऑन करके बात कर लिया करो, ठीक है? मुझे वेट करना पड़ता है तो तुम टाइप नहीं करते. ओके, ठीक है? अभी because of this revolution and because of this rotation, मेरा इलेक्ट्रॉन को ना has moment. Now this magnetic moment of the electron, magnetic moment is a vector quantity beta. It is in various directions. तो अभी अगर मैं इस एटम को कंसिडर करूं, ये एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज इन ऑल रैंडम डायरेक्शंस. कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, रैंडम डायरेक्शंस में होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का. जब मैं ये रैंडम डायरेक्शंस को टोटल एड अप करता हूं ना, सम कम्स टू बी जीरो. मैग्नेटिक मोमेंट कम्स टू बी जीरो. ठीक है? सबका magnetic moment is in random directions. When I add up these random directions, the net dipole moment is zero. ठीक है? In the atom. So now there comes the twist. The resultant क्या बोलते हैं dipole moment, the resultant magnetic moment of any atom, it depends on the number of unpaired electrons. The resultant dipole moment of an atom, it depends on the unpaired electrons, total number of unpaired electrons. Paired electrons में ना magnetic moment zero रहेगा. ठीक है? Because एक positive spin है, एक negative spin है, उसका net zero हो जाएगा. But अगर एक single है, unpaired है, तो उसका नेट इफेक्ट आएगा. लेट अस सी. ओम तू ही सिखा रहे बेटा. Now let us consider helium atom. You are right, Om. More unpaired electrons, more magnetic moment, and depending on the unpaired electrons, we classify them as diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. ठीक है? So ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं. तो थोड़ा सा सब्र and you will get all the knowledge you want in this world. Okay बेटा Om? Now see this. The paired electrons are having orbital motion. अभी helium atom, 2 protons, 2 neutrons, 2 electrons. Okay? मेरा जो electrons है एक clockwise spin है, एक anti-clockwise spin है. तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है. इनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी जीरो because they have same but opposite directions. They will cancel out each other and the resultant magnetic moment is going to be zero. Now some elements have unpaired electrons. जो paired electrons है उनका magnetic moment cancel out कर देगा, but जो unpaired electron है उसका रिजल्टेंट रहता है, बिकॉज वो कैंसल आउट नहीं होता है दूसरे ऑपोजिट से. बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो. इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके? इट
the atom will behave like a tiny bar magnet. ठीक है? This is talking about one atom. ठीक है? ये मैं एक एटम का बात कर रहा था. एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. बट कोई मटेरियल की अगर मैं बात करूं, it is made up of thousands and thousands and thousands of atoms. Right? It is not made up of one atom. Now, all these thousands and thousands of atoms. ओम प्लीज अनम्यूट करके पूछो ना बेटा, मेरे को नहीं समझ ऐसे क्या पूछ रहे हो. सर कुछ आपने बोला ना टाइनी, क्या क्या रहता है टाइनी? टाइनी एटम्स. अच्छा, आपने बोला ना ईच विल एक्ट एज टाइनी समथिंग. हाँ, ईच एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी आपके सामने देखो, ये जितने भी ब्लू स्ट्रक्चर्स है ना बेटा, ये एटम्स है. और जो पिंक एरो दिख रहा है ना, ये उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है. मतलब उसके अंदर छोटा मैग्नेटिक मोमेंट है. तो हर एक एटम ना एक छोटा मैग्नेट की तरह काम करता है. ठीक है? टाइनी बार मैग्नेट मैंने यूज किया था वो. ठीक है बेटा? हां सर. ओमी. ठीक है? सो दिस एटम इज एक्टिंग लाइक अ स्मॉल मैग्नेट. बट जब मैं मटेरियल की बात करूं, दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ सो मेनी एटम्स. और अब ये सब एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइंड नहीं है. Now, what do I mean by aligned नहीं है? सबका डायरेक्शन रैंडम है. ये दिख रहा है आपको सामने, राइट? कोई भी एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है. For a material to be strongly magnetic, the magnetic moments, all the magnetic moments of all the constituent atoms have to be aligned in the same direction. तभी अपन उसको strong magnet बोल सकते हैं. ठीक है? तभी हम लोग उसको strong magnet बोलेंगे. बट यहाँ पे तो सब रैंडम डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका शून्य हो जाएगा. इट विल नॉट बी अफेक्टिव. पर अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि ये सब मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लूं, तो मैं ये सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता हूं. राइट guys, you all are listening, right? You all are understanding, right beta? I am going slow for you to understand things. Yes Om, beta we are moving towards that. ठीक है? हम लोग उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे बिहेव करेगा वही हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है? I'm assuming that everybody is paying attention and everybody is looking at it. If net F is equal to 0, how magnetic force is known? इंडिविजुअल एटम में बेटा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, बट वो सब इंडिविजुअल एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली अलाइंड है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है? तो इफेक्टिवली वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दे पाता है पूरे मटेरियल को. फॉर दैट टू बी, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है? थोड़ा सा आप सब्र रखो, हम लोग जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बेटा एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके? नहीं सर, मेरे को क्या डाउट है एग्जैक्टली कि कोई भी अगर हम लोग फोर्स लेते हैं, ओके, लाइक ये फोर्स दिया तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है बेटा. मतलब कोई भी मटेरियल लेंगे या कुछ भी, तो उसमें लिखते हैं ना कि नेट फोर्स ऑफ द मटेरियल इज 0 या नेट फोर्स ऑफ द मूवमेंट इज 0 एंड ऑल. ओके. इधर भी हमने बात किया कि नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली 0 होगा. सो फिर हम लोग सर उसको काउंट कैसे करते हैं? लाइक जब हम बोल देते हैं नेट फोर्स तो 0 है, तो एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट. ठीक है? अब अगर ऐसे मटेरियल के सामने अगर मैं मैग्नेट रखूं, तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है. सिंपल एज दैट. ठीक है? बट अगर ऐसे मटेरियल को मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, मैं इसके अक्रॉस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट उस फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे एंड इट विल बिकम मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. ऐसा. तो मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूं. बेटा अट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा बिकॉज उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है. एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, राइट? उसको मैग्नेट होना पड़ेगा अट्रैक्ट होने के लिए. उसको मैग्नेटाइज करने के लिए ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स को मुझे एक डायरेक्शन में अलाइन करना होगा. ठीक है ओम? मतलब सर जब तक हम किसी मतलब कुछ एक्सटर्नल नहीं प्रोवाइड करते तब Exactly. तक नेट फोर्स Yes. का काम 0 ही है. यस यस करेक्ट. Okay. समझ गए बेटा, वेरी गुड. ठीक है बच्चे, समझ गए? यस सर. वेरी गुड. देखो आगे. Now they are randomly oriented and the net dipole moment is 0. But
ये येलो लाइंस देखो अभी, these yellow lines वाह वेरी गुड चैतन्य, आगे बढ़ने के बाद नहीं करते। चैतन्य स्विच ऑन योर माइक। हाँ सर। हाँ अभी सुनो, एक एटम है, एटम के अंदर पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हाँ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो हो कैंसिल जाएगा, आउट करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर। ठीक है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। So हाँ। because of the unpaired electron, there is a net effective dipole moment on the atom. ठीक है। अभी my material is made up of many such atoms. बहुत सारा एटम से बना हुआ है। ओके ओके। अभी ये सब एटम्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, उसका डायरेक्शन, आई एम सॉरी, उसका डायरेक्शन रैंडम है। ये पिंक लाइंस दिख रहा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई साइड में, कोई टेढ़ा, ऐसा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। रैंडम ओरिएंटेशन है। रैंडम ओरिएंटेशन, अगर ये सब रैंडम ओरिएंटेशन को मैं ऐड करूंगा तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। फॉर माय मटेरियल टू बी मैग्नेटाइज्ड, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर इनमें से मतलब इसको मैग्नेटाइज होने के लिए सबको या फिर मोस्ट ऑफ द एटम्स को हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ये कब हो पाएगा? जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, वो फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये सब मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे। हम लोग का कंपास कैसे काम करता है बेटा? आर कंपास व्हिच वी यूज, इट अलाइंस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, राइट। वही कॉन्सेप्ट हम लोग मटेरियल और एक्सटर्नल मैग्नेट के ऊपर यूज कर रहे हैं। थोड़ा समझा बेटा अभी? हाँ हाँ समझा सर। ग्रेट, कूल, ठीक है। तो अभी देखो इस पे क्या क्या इफेक्ट्स आएगा, इसमें कुछ ऑपोजिशन आएगा क्या, क्यों आएगा, कैसे आएगा, लेट अस सी दैट। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, so the individual magnetic moments of all the atoms, they start aligning themselves in the direction of the external magnetic field. अभी अगर आप देखोगे तो ये सारे पिंक एरोज एक डायरेक्शन में हो गए। ये बेटा अगर ये सब एक डायरेक्शन में हो गए मतलब ये एलिमेंट, ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया, राइट। ओके, अगर कोई भी मटेरियल का डायरेक्शन सेम है तो वो मैग्नेटाइज होगा क्या? यस डेफिनेटली आदित्य, दैट इज द इन्फ्लुएंस। कुछ मटेरियल्स खुद ही मैग्नेटाइज रहेंगे ना, बहुत रेयर होता है बेटा, वेरी रेयर एलिमेंट्स। मैग्नेट ऑब्वियसली वी फाइंड नेचुरल मैग्नेट्स इन द नेचर, देयर आर एलिमेंट्स लाइक दैट। ओके, वो हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देखेंगे। तो मेरे को थोड़ा आगे तो जाने दो बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। आई एम टोटली अप्रिशिएटिंग ऑल योर डाउट्स, your doubts are totally valid. All your doubts will be cleared once we move ahead in the chapter. Okay beta? Now what is this magnetization and intensity of magnetization? अभी देखो, when I am applying an external magnetic field, the material is becoming magnetized. अभी intensity of magnetization, what is intensity of magnetization? What extent is my material being magnetized? अगर मेरा सब atoms, all the atoms, now there are lakhs and lakhs of atoms, right? All the atoms अगर उनका magnetic moment align हो जाता है तो it becomes a strongly magnetized material. But जैसे जैसे मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ, कुछ क्या बोलते हैं, अलाइन शुरू हो जाना होना शुरू हो जाते हैं। अभी ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है, जो येलो वाले हैं दोज आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ग्रीन वाले अभी भी रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जैसे जैसे येलो लाइंस बढ़ेगा मेरा एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, एज सिंपल एज दैट। गुड बेटा, इसलिए perfectly magnetic will never, nothing perfect can ever exist in nature, simple as that. So what is magnetic moment developed per unit volume? Magnetic moment upon the volume. Magnetization मतलब magnetic moment per unit volume of that material. वो मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एटम्स ने अपना मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन किया, that is the extent of magnetization. Obviously it is going to be a vector quantity because it has direction.
SI unit is ampere per meter. I hope you are writing all this. Now, this you have learned in the lower standards. What is magnetic flux density? Magnetic lines of force are imaginary lines of force, जो हम लोग magnetic field में देखते हैं. ठीक है बेटा, ये सब किया है. Electric lines of force, magnetic lines of force. Yes or no? Am I not clear? Yes, sir. Yeah. अच्छा राइट. ये रिमेंबर, ये सब हमने किया है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा बेटा? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया. ए बेटा, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, एक यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर क्या बोलते, लाइंस ऑफ फोर्स जो उतने एरिया में से पास हो रहा है. दैट इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. Okay, it is also known as your magnetic field and denoted by the symbol B bar. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है. You can write it, you can screenshot it if you want. Denoted by B bar. Vector B. Now, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमको समझ गया है कि एटम्स में मैग्नेटाइजेशन कहां से आ रहा है, एटम्स में मैग्नेटाइजेशन क्यों आ रहा है. ठीक है, एंड व्हाई मैग्नेटाइजेशन इज अकरिंग. सो बेस्ड ऑन दिस, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, सो अभी डायमैग्नेटिक substances की ओर हम लोग चलते हैं कि what exactly are your diamagnetic substances. उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है. अभी मैग्नेटाइजेशन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया है. डायमैग्नेटिक में क्या सीन होता है वो देखते हैं. yes ओम, मटेरियलिस्टिक क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल के हिसाब से हर एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग रहेगा. Diamagnetic substance का देखो. Diamagnetic substances ना, or rather diamagnetic materials, they are made up of atoms which are having all paired electrons. सब paired electrons उसके अंदर रहता है. And the vector sum of the individual atoms over here is 0. ठीक है? So there is no permanent magnetism found in such substances. ये देखना बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू इन द बिगनिंग. अभी ये थोड़ा विजुअलाइजेशन देख लो इसका. एटम में क्या हो रहा है बेटा? माय इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द एटम. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन is revolving because of the centripetal force acting on the electron because of this nucleus. The yellow arrow which you see is the direction of the centripetal force. Okay, and this is directed to the center. Now velocity of electron, it will depend on the magnitude of the centripetal force which is acting on it. तो मेरा इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, that will depend on the क्या बोलते हैं, the magnitude of the centripetal force acting on it. Okay, now let's see what's going to happen in this atom if a magnetic field is applied across. अगर मैं एक magnetic field ऐसे एटम पे अप्लाई करता हूं, अक्रॉस परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो थे, they are already under the influence of the centripetal force. Centripetal force is the force which is acting on the electron because of the nucleus from the center. एक ऐसा फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, बट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with a velocity v. This velocity v is dependent on the centripetal force. ठीक है,
दिस सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर वैल्यू अगर क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है तो वेलोसिटी भी कम रहेगा. नाउ when you apply a external magnetic field in an to an atom, your electron will experience a mechanical force which is called as your Lorentz force. ठीक है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. ऐसे एटम में मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं. बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा which is your Lorentz force. Now let us see what will be the direction of this Lorentz force. Now the direction of this Lorentz force is going to depend if your electron is rotating clockwise or it is rotating anti-clockwise. ये clockwise rotate कर रहा है कि anti-clockwise? Let us see where it is rotating anti-clockwise. When it is anti-clockwise, the Lorentz force is radially outwards on the electron. Electron के ऊपर जब the electron is revolving anti-clockwise around the nucleus, the Lorentz force will be radially outwards. अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखो ना बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है और लॉरेंट्स फोर्स भी एक्ट कर रहा है. ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इनवर्ड्स, लॉरेंट्स फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स. Lorentz force is because of the externally applied magnetic field. Centripetal force is because of the positive nucleus atom which is present. Has everybody understood yahan tak? Beta, centrifugal nahi, centripetal we are talking about. We are talking about centripetal force. When we are talking about orbital motion, it's always centripetal force acting on the revolving क्या बोलते हैं electrons. Lorentz force is the force which is acting because of the externally applied magnetic field for that particular point. That's why, yes, you can consider it as a pseudo force. Others, have you understand the scenario beta? We are discussing it for anti-clockwise. Lorentz force नहीं समझा, ठीक है? Sahil, can you unmute yourself, please? हेलो. Sahil, हाँ सर. बेटा देख, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये समझा? हाँ. अच्छा, अभी वो येलो लाइंस दिख रहा है तुमको, जो अंदर हाँ. की तरफ जा रहा है स्क्रीन में? That is your externally applied magnetic field. ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फोर्स है. हाँ. राइट? मेरा इलेक्ट्रॉन जो है उस मेरा इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा. हाँ. एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा, इंटरेक्शन होगा. हाँ. राइट? हाँ. ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, उसकी वजह से जो मैकेनिकल फोर्स मेरा इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, दैट इज योर लॉरेंट्स फोर्स. ये नेचुरल नहीं है, ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी वजह से आया, वरना नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था. समझा बेटा? हाँ सर. मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बाहर से लगाया उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लॉरेंट्स फोर्स एक्ट होना शुरू हुआ. इसका डायरेक्शन जब ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है तब बाहर की तरफ गिना जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स. ओके? हाँ. ठीक है. अब बेटा साहिल मेरे को बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड है और लॉरेंट्स फोर्स आउटसाइड है. एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0. नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट मैंने बोला नहीं है. दो फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब हम इनको ऐड करेंगे. हाँ. यस ओम बोलो. सर एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है लॉरेंट्स फोर्स, करेक्ट?
तो Yes. वो हिसाब से फिर जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर जाना चाहिए ना, थोड़ा सा ऑर्बिट शिफ्ट वही वही बच्चे, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। ओम एंड साहिल दोनों लाइन पे रहना, ठीक है। देख बेटा, अपना जो लॉरेंस फोर्स है उसका उसका जो लेंथ है यहाँ पे दिया है वो ऑरेंज है, उसका लेंथ छोटा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का लेंथ देखो बड़ा है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा फिर, FC माइनस FL, बिकॉज FC इज मोर एज कंपेयर टू FL। तो FC माइनस FL करूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। If centripetal force is 5 and Lorentz force is 2, what is going to be the resultant force acting on my electron? भाई 5 minus 2 is 3, right? 3 होगा ना बेटा, -1 कहां से आया? बहुत कंफ्यूजन हो रहेगा तुम लोग को। ओम ओम हाँ सर, मैं 1 और 2 लगा मेरे को। कोई बात नहीं, मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स 5 एंड लॉरेंस फोर्स 2, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, 3। और रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स ज्यादा है उसके डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल के, राइट। ठीक है, अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स 5 था, बट ये लॉरेंस फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा, उसकी वजह से ये फोर्स अब 3 हो गया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी कम हो गया, बिकॉज वेलोसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। Yes, no, maybe. Please respond. I'm feeling like you are like not listening or you're not understanding in either of the two things. रिपीट करो Yes, सर sir. प्रोपोर्शनल का। Yes, sir. या ओम देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स 5 था, लॉरेंस फोर्स 2 था, मैं जस्ट रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है। 5 minus 2 3 हो गया, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में आया और पहले के मुकाबले कम हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया मतलब मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन कर जाएगा इफ इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट ओम। सर वेलोसिटी कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। हाँ बेटा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको लिख लिया करो ताकि वी रिमेंबर इट। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिपेंड, वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अपने सुमित भाई ने फॉर्मूला भी दिया। सर मतलब मैग्नेटाइजेशन में ये सब में बहुत एटम पे चेंजेस आता है ना। हाँ बेटा, काफी चेंजेस आता है। आदित्य, आदित्य नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। स्पीड एंड डायरेक्शन कैन नेवर गो नेगेटिव ना बेटा। सो वी विल टॉक प्रैक्टिकलिटी ओवर हियर। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड Lorentz force. Lorentz force is a very weak force because of an externally applied magnetic field. It will never ever be greater than the centripetal force. Aditya, am I clear? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। आई डोंट थिंक सो मैं डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म आज कर पाऊंगा पूरा, फिर भी लेट अस सी। सर एक और छोटा सा डाउट है। बोल बच्चा बोल, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम वेरी हैप्पी यू आंसर क्वेश्चनिंग, बोलो। सर मैग्नेटिक फोर्स वाला लाइन जो हम लोग बाहर से पास करते हैं वो एक्चुअली कहाँ से क्या करते हैं, मतलब कैसे करते हैं वो कर बेटा, वो जो लाइंस आपको दिख रही है ना येलो वाली, वो दोस आर इमेजिनरी लाइंस। मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस एटम के आसपास। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब उन्हें 8th 9th में भी देखा था, देखो साइंस में, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो हमने जो मैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड से अप्लाई कर रहे हो क्या सर, बोल जो रहे हो? मैग्नेट से कर रहे हो उसको भी बनाना पड़ेगा ना। उतना टेंशन क्यों ले रहा है बच्चे, मैग्नेट तो ऑलरेडी चालू रहेगा ना कहाँ से हमारे हुआ? पास। हाँ, चालू कहाँ से हुआ ये प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड देना?
अरे चालू कहाँ से हुआ, मतलब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अभी देखो अर्थ का एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे अपने पास मैग्नेट्स होता है। अगर मैं वो मैग्नेट्स का नॉर्थ एंड साउथ पोल एक एनवायरनमेंट में रख दूं तो जितना एरिया वो कैप्चर कर रहा है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स उस इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर ना दे आर हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ना नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत बहुत कम रहता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ना तो वो लोग पे असर नहीं होता है, वो बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so what I want you guys to do is I want you guys to go through this magnetic concept which we have done today and which we have done in lower standards. We have done today and in the lower standards, and we will continue with paramagnetic and ferromagnetic material. इसमें थोड़ा concept ज़्यादा है, paramagnetic and ferromagnetic materials in the next lecture. ये बड़ा topic है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? So let us meet again and continue our studies. Okay guys, till then take care, be safe, keep studying beta. You got a golden opportunity to study, utilize this time and be happy.